प्रिय विद्यार्थियों, सबको सुप्रभात, सबको आशीर्वाद। कल की वीडियो में आपने देखा था कि समसीमांत उपयोगिता नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आज उसी नियम पर आधारित कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मांग वक्र की व्युत्पत्ति कैसे की जानी है और इसके बाद मांग का नियम। तो आप देखेंगे कल के उदाहरण से आगे बढ़ते हैं कि केलों के उपभोग का जो उदाहरण लिया गया था, उसमें हम कुल उपयोगिता वाले कॉलम को छोड़ दिए हैं, केवल सीमांत उपयोगिता वाले कॉलम को लेकर चल रहे हैं। आपको ये पहले बताया जा चुका है कि आप किसी वस्तु के लिए उतनी ही कीमत देने को तैयार होंगे जितना आप उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उससे ज़्यादा किसी वस्तु के लिए कीमत देने को कभी तैयार नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी 10 रुपये की वस्तु के लिए 100 रुपया चुका सकें। आप सोच भी नहीं सकते कि ये किसी 10 रुपये की वस्तु के लिए 10 रुपया चुका सकें। तो जो लाभ मिल रहा है वो उपयोगिता के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो आप पाएंगे कि पहले इकाई से आपको 10 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, दूसरी इकाई से 6 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। हम इन उपयोगिताओं को रुपया मान लेते हैं कि पहले से 10 रुपये का लाभ हो रहा है, क्योंकि आपको भूख लगी है, केला खाना चाहते हैं, तो पहले से 10 के बराबर आपको लाभ मिल रहा है। दूसरे से 6 के बराबर, क्योंकि आपका पेट कुछ भर गया है। तीसरे से 4 के बराबर, चौथे से 1 के बराबर और पाँचवें से 0 के बराबर आप केला पा रहे हैं। और कोई दुकानदार आपसे चाहे तो अलग अलग कीमतें वसूल सकता है। बहरहाल अगले विचार का विषय है, लेकिन आपको मान के चलना है कि दुकानदार आपको ऐसे ऐसे केले की कीमत वसूल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका सीमांत उपयोगिता वक्र है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ये वक्र है। और यहाँ उपयोगिताओं को इन्हीं के रूप में दिखाया गया है। लेकिन अब इसी आधार पर इसे रुपया मान लिया जाए तो आप पाएंगे कि पहले केले के लिए आप 10 रुपये की कीमत चुका रहे हैं, दूसरे के लिए 6 की, तीसरे के लिए 4 की, चौथे के लिए 1 की और पाँचवें के लिए आप कोई कीमत तैयार नहीं है। तो इस तरह जो एक वक्र बनता है, इनको मिलाने से इसे ही मांग वक्र कहा जाता है। इसमें भी बहुत सारी मान्यताएं निहित हैं, यही मांग वक्र है। और इस तरह से आप देख रहे हैं तो यह सीमांत उपयोगिता वक्र ही मांग वक्र होता है। यानी कि सीमांत उपयोगिता को यदि हम कीमत में व्यक्त कर दें, इसको मुद्रा में व्यक्त कर दें, तो यह मांग वक्र हो जाता है। अब हम पाते हैं कि मांग का नियम क्या है। तो मांग वक्र के आधार पर मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत घटने से मांग बढ़ जाती है और किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है। हमेशा कीमत स्वतंत्र चर रहेगा, पहले कीमत ही परिवर्तित होगी, मांग उसके विपरीत अनुसरण करेगा। यह मांग का नियम है और ये सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में लागू होता है। अब अन्य बातें कौन सी समान हैं? तो कल के वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले तो आपकी आदत, रुचि और फैशन नहीं बदलना चाहिए, मौसम नहीं बदलना चाहिए, उपभोग इकाइयाँ एक समान होनी चाहिए। इस तरह 6-7 प्रकार की मान्यताएं हैं जिन्हें लागू होना चाहिए, तभी मांग का नियम या उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप जो भी है, आपके पास जो भी किताब है, इस भाग को पढ़ लेंगे। आगे हम लोग अब क्रमवाचक दृष्टिकोण पढ़ेंगे। क्रमवाचक दृष्टिकोण में वस्तुएं 2 हो जाती हैं, कम से कम 2 वस्तुएं हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि आप जो भी चीज़ें उपभोग करते हैं उनकी कीमत, उनसे मिलने वाली उपयोगिता आप संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते। यह इस सिद्धांत का दोष है कि गणवाचक दृष्टिकोण हर चीज़ को संख्या मानता है, जबकि यह आप निकाल नहीं सकते। कौन सी चीज़ कितनी स्वादिष्ट है, कितनी उपयोगी है, ज़्यादा उपयोगी है या कम उपयोगी है, यह तो बता सकते हैं, लेकिन कितनी संख्या में उपयोगी है, कितनी संख्या में अनुपयोगी है, यह आप नहीं बता सकते। इसलिए यह विश्लेषण की सीमा है कि इसे संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। क्रमवाचक दृष्टिकोण बताता है कि हम किसी वस्तु का क्रम निर्धारित कर सकते हैं और एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं कि वस्तुएं कैसे एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं या निकृष्ट हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको हम क्रमवाचक दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे। 5 किए हैं कि रोके हैं?
5